हेलो बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.1। तो आई होप उससे पहले आपने सारी वीडियोस देखी हैं। सारी नहीं, एक ही वीडियो आई है एपी की, उसमें मैंने सारे बेसिस कवर कर दिए जो भी हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो अब मैं कोई चीज़ यूज करूँ तो आप चौक मचाना रहे, सर ये कैसे कर दिया, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, ये कैसे आता है। वीडियो जाके देख लो, उससे पहले वाली सब समझ में आ जाएगा। सब आप इनफैक्ट खुद क्वेश्चन करने लग जाओगे, आपको सॉल्यूशन देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो अब मैं ज़्यादा बकवास नहीं करता हूँ, सीधे हम देखते हैं कि क्वेश्चंस को हम कैसे अप्रोच करते हैं। ठीक है, तो 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। तो इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ते हैं पहले। फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा है, पढ़ो जरा। ठीक है, क्वेश्चन को करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन को अच्छे से पहले पढ़ के समझना कि क्वेश्चन में लिखा क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट, the taxi fare after each kilometer when the fare is 15 for the first kilometer and 8 for each additional kilometer। तो वो कह रहा है कि टैक्सी का जो फेयर है वो बढ़ता रहता है। पहले किलोमीटर में तो 15 रुपये लगते हैं, उसके बाद हर एक किलोमीटर का 8 रुपये बढ़ता रहता है। तो फॉर फर्स्ट किलोमीटर कितना रुपये है हमारा, 15 रुपीज़। उसके बाद नेक्स्ट सेकंड किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा हमारा, 15 + 8, क्योंकि 8 रुपये बढ़ता जाएगा, कितना हो जाएगा 23 रुपीज़। फिर नेक्स्ट थर्ड किलोमीटर के लिए हमारे रुपए कितने लगेंगे, 23 + 8, ये कितना हो जाएगा 31 रुपीज़। तो अब ये आपको ये बताने कि ये जो पैटर्न बन रहा है क्या ये एपी है कि नहीं है। तो आप देख सकते हो, आप खुद 8 ऐड कर रहे हो और आप कुछ ऐड कर रहे हो कॉन्स्टेंटली, वो भी सेम चीज़ ऐड कर रहे हो, तो ये एक एपी है। क्या क्या टर्म्स आ रही है हमारी, 15 आ रही है, हमारी 23 आ रही है, हमारी 31 आ रही है, डॉट डॉट डॉट। अब आप देख सकते हो ये एपी है, क्योंकि हर एक आगे वाली टर्म का जो डिफरेंस है पीछे वाली टर्म से वो 8 है। इसका मतलब क्या है, एपी। सो दिस इज एपी, दिस इज एपी। ठीक है, एपी क्यों है, क्योंकि आप डी चेक कर लो। 23 - 15 करोगे तो 23 - 15 करोगे तब भी हमारा 8 आएगा, और डी अगर आप 31 - 23 करोगे तब भी हमारा 8 आएगा। तो डी क्या होता है, डी होता है कॉमन डिफरेंस, जो पूरी एपी में सेम होना चाहिए। आप कोई भी दो टर्म को सब्ट्रैक्ट करोगे, आगे वाली टर्म माइनस पीछे वाली टर्म, तो डी है वो हमारा सेम होना चाहिए, तो ये एपी है। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड पार्ट करते हैं इसका। सेकेंड पार्ट में बोला था अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर। तो सिलेंडर में कुछ एयर प्रेजेंट है, ठीक है, वो हमारी रिमूव जाती है 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। ठीक है, ओके। तो पहले हम प्रेजेंट में मान लेते हैं लेट द एयर इन सिलेंडर इज x। तो जो हमारी इनिशियल में एयर थी वो x थी। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेज पे हमारी एयर कितनी हो जाएगी, अगर आप वैक्यूम ओपन करोगे तो उसका 3/4 कम हो जाएगा। तो उसने कहा जो भी सिलेंडर में एयर है वो 3/4, उसकी 3/4 कम हो जाती है। किसकी 3/4, जो प्रेजेंट है हमारी। तो अभी प्रेजेंट कितनी है, अभी तो x प्रेजेंट है, तो x में से 3/4 सब्ट्रैक्ट कर दो। 3/4 किसका, इसका, जो सिलेंडर में प्रेजेंट है। तो x का ही 3/4 हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जब आप एलसीएम लेके माइनस करोगे तो ये आ जाएगा x/4। नेक्स्ट स्टेज पे क्या होगा, जो आपकी ईयर बची है, अब ईयर कितनी बची है, अब आपके सिलेंडर में इतनी ईयर बची है, सिर्फ x/4। अब इसका फिर 3/4 आप कम कर दो, तो x/4 3/4 ऑफ x/4। तो x/4 का फिर 3/4 कम हो जाएगा। वो कह रहा है जितनी भी एयर बच रही है सिलेंडर में उसका 3/4 बार बार कम हो जाता है। तो x/4 माइनस 3x/16, तो ये एलसीएम लोगे 4 और 16 का तो 16 ही आ जाएगा, तो ये आ जाएगा x/16। ठीक है, फिर इसका 3/4 कम कर दोगे, तो थर्ड स्टेज में जब आप करोगे तो x/16 का फिर 3/4 आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो ये हमारा जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका आ जाएगा x/64। तो फर्स्ट टर्म हमारी x/4 है,
सेकेंड टर्म हमारी x/16 है, थर्ड टर्म हमारी x/64 है। क्या ये हमारी एपी है? क्या एपी बन रही है ये? इसको मैं एपी बोल सकता हूँ, ठीक है। आप जब इसमें 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है ना, मल्टीप्लाई करने पे, प्लस करने पे तो नहीं आ रहा, माइनस करने पे तो नहीं आ रहा। सो दिस इज नॉट एन एपी, दिस इज नॉट एन एपी, ये हमारी एपी नहीं है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट 150 फॉर द फर्स्ट मीटर। वही सेम क्वेश्चन हो गया कि पहले मीटर को खोदने में 150 रुपये लग रहे हैं, फिर अगर उसके बाद खोदोगे तो 50 रुपये अलग से लगेंगे। तो पहले 150 रुपये लगेंगे, फिर 50 जोड़ दो, 200 रुपये लगेंगे, फिर 50 जोड़ दो, 250 रुपये लगेंगे। तो मतलब आपके रुपए बढ़ते चले जा रहे हैं ना, 50 जोड़ने पे आप कोई सेम चीज़ बार बार ऐड कर रहे हो। इसका मतलब ये एपी है, ये वाली एपी है, ये नहीं है, और ये एपी थी। फोर्थ पढ़ते हैं, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 डिपॉजिट एट कंपाउंड इंटरेस्ट 8% पर एनम। अब देखो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट होता है जैसे आपने इस साल बैंक में 100 रुपये जमा किए और उस पर 8% आपको इंटरेस्ट मिला, तो 100 का 8% मतलब 8 रुपये, ठीक है। 8 रुपये आपको ज़्यादा मिल गए, मतलब आपके रुपए 108 हो गए, 108। तो अगली साल जो इंटरेस्ट लगेगा वो 108 रुपये पे मिलेगा आपको। सो दिस इज कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब आपके रुपए बढ़ते हैं तो रुपए जो बढ़ जाते हैं उस पर इंटरेस्ट मिलता है आपको। तो ये क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा देता हूँ। इनिशियली आपके अकाउंट में 1000 रुपये थे, तो इनिशियल अमाउंट या प्रिंसिपल अमाउंट भी बोलते हैं इसको। तो इनिशियल अमाउंट जो आपके पास था वो कितना था? 1000 रुपये। 1000 ही है ना, जो 10,000 है, चलो इतनी सी इज्जत रख लेते हैं, अकाउंट में 10,000 रुपये हैं, ठीक है। उसे 8% इंटरेस्ट मिल रहा है। तो अगर मैं एक साल के एंड में रुपए निकालूं, एट द एंड ऑफ 1 ईयर, एट द एंड ऑफ 1 ईयर, तो क्या होगा? इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा। तो इंटरेस्ट किस में ऐड हो जाएगा? आपकी 10,000 रुपये में इंटरेस्ट आ जाएगा। और इंटरेस्ट निकालते कैसे? 10,000 का 8% निकालना है, तो 10,000 का 8% निकाल लो। 10,000 मल्टीप्लाई 8 डिवाइड बाई 100, ये आपका इंटरेस्ट आ गया और ये आपके 10,000 रुपये में ऐड हो जाएगा। ये टोटल अमाउंट आपको मिल जाएगा कि सर आप रख लो, इतना इंटरेस्ट आपको मिल गया। कितना इंटरेस्ट मिल गया? 800 रुपये आपको मिल गया। 800 रुपये आपको एक्स्ट्रा मिल गए जब आपने अपने बैंक में 10,000 रुपये जमा किए। तो ये आपके होगा 10,800 रुपये। इतने रुपये आपको साल की आखिरी में मिल जाएंगे, ठीक है। 8% इंटरेस्ट के साथ तो इतने रुपये आपको मिल जाएंगे। अब जब एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, अब दूसरी साल में जो इंटरेस्ट मिलेगा वो आपको 10,000 रुपये नहीं मिलेगा। अब वो आपको 10,000 रुपये नहीं मिलेगा। अब आपके जो रुपए बढ़ चुके हैं 10,800 पे इंटरेस्ट मिलेगा। तो 10,800 का पहले तो 8% निकाल लो। ये तो वो रुपए जो तुम्हें एक्स्ट्रा मिलेंगे और ये आपके फिर ऐड हो जाएंगे 10,800 में। देखो कितना हुआ, 8 8 जा 64 6 8, ठीक है, प्लस 10,800। ऐड करो बेटा, ऐड करो। तो 4 6 6 1 1, यही होगा ना? 4 6 6 1, ठीक है। ये तो ये रुपए आपको मिलेंगे। अब तो आपने 10,000 जमा किए थे, पहली साल की आखिरी में 10,800 हो गए, दूसरी साल की आखिरी में इतने रुपए हो गए। अब तीसरी साल जो इंटरेस्ट मिलेगा वो इस पे मिलेगा, इस पे। अभी आप चेक करोगे एपी नहीं बन रही है ये, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट एपी नहीं बन रही है। चलो एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर चेक करो। तो एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, ये यहाँ डी में लगा दिया, थर्ड ईयर। तो अब इंटरेस्ट किस पे मिलेगा? अब जो अमाउंट आपका बन चुका है 11664, इस पे 8% आपको मिलेगा। ये तो वो रुपए जो आपको मिलेगा, प्लस आपका जो बैंक में ऑलरेडी था वो भी तो मिलेगा आपको 11664। ये आप सॉल्व कर लेना और बताना कि यहाँ पर क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। तो हमारी फर्स्ट टर्म क्या थी? फर्स्ट टर्म थी हमारी 10,800। फिर हमारी नेक्स्ट टर्म क्या थी?
11664, फिर थर्ड टर्म हमारी ये है, वो यहाँ लिख देना। अब देखना ये एपी बननी है, कैसे चेक करोगे? इन दोनों को डी निकालना, इन दोनों से डी निकालना। 11664 माइनस 10,800, इन दोनों से डी निकालना, और एक बार इन दोनों को घटा के डी निकालना। डी सेम होना चाहिए, डिफरेंस जो है वो सेम होना चाहिए। मतलब अगर चीज़ 200 से बढ़ रही है फिर 200 से बढ़नी चाहिए, 300 से बढ़ रही है 300 से बढ़नी चाहिए। तो जो डिफरेंस इन दोनों में है वही डिफरेंस इन दोनों में होना चाहिए। तो एपी बननी है, वरना एपी नहीं बननी। तो डी चेक कर लेना, डी दोनों का सेम होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्वेश्चंस करने हैं। तो इस जो क्वेश्चंस में आपको ये पहचानना था कि कौन सी एपी है कौन सी एपी नहीं है। तो एपी पहचानने की ट्रिक यही है कि जो डी है हमारी कॉमन डिफरेंस है जो हमारी पूरी एपी में, दैट मस्ट बी सेम। बस इतना सा लॉजिक था। ठीक है, चलो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलो ठीक। अब वो करें राइट फर्स्ट 4 टर्म्स व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी। तो फर्स्ट पार्ट में आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में करना क्या है? इस क्वेश्चन में देखो, आपको कॉमन डिफरेंस दे रखा है और आपको फर्स्ट टर्म भी दे रखी है। आपको पहली 4 टर्म लिखनी है। तो ए आपको दे रखा है 10 और डी दे रखा है 10। ठीक है, अब यार इसका मतलब यही तो हुआ कि पहली टर्म 10 है, उसके बाद टर्म 10 से बढ़ रही है। यही मतलब हुआ ना कि पहली टर्म 10 है आपकी और फिर 10 से बढ़ रही है, तो उसमें 10 जोड़ दो तो 20, फिर इसमें 10 जोड़ दो 30, फिर इसमें 10 जोड़ दो 40, हो गई 4 टर्म्स। तो ये क्वेश्चन तो माइंड में हो जाना चाहिए कि 10 20 30 40 कैसे? कॉमन डिफरेंस 10 है ना, 10 से बढ़ा दो, 10 से बढ़ाते रहो। अब लिखना कैसे? देखो फर्स्ट टर्म तो हमारी ए ही होती है, तो वो तो 10 दे रखी है। जो सेकंड टर्म होती है वो बेटा ए प्लस डी होती है, तो 10 + 10 20, ये हो गई मेरी सेकंड टर्म। ठीक है, सेकंड टर्म, ये मैंने आपको लिखना भी सिखाया है। तो थर्ड टर्म होगी वो क्या होगी? a + 2d, एक कम लिखना होता है बस। अगर थर्ड टर्म कोई पूछ रहा है तो a + 2d, तो 10 + 2 × 10, तो ये हो गया 10 + 20, ये हो गया 30। उसके बाद फोर्थ टर्म, तो फोर्थ टर्म क्या होगी? अगर फोर्थ टर्म लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? फोर्थ टर्म पूछ रहा तो एक कम करके लिख दो, a + 3d, तो a + 3d क्या हो जाएगा? 10 + 3 × 10, 10 + 30। ये तो 2 क्लास की मैथ है, सेकंड क्लास की मैथ है ये तो। 40, तो हमारी टर्म आ गई 10 20 30 40, सिंपल। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करो और ये वाला क्वेश्चन जरा सोचो क्या होगा। सोचो एक बार ना, सोचने की कोशिश क्या करो, अपनी इमेजिनेशन पावर को बढ़ाओ। ये मत सोचो कि मैं क्या बोलने वाला हूँ। आप वीडियो को पॉज कर लो, खुद से सोचो कि कल वाली लेक्चर में सर ने ऐसा क्या पढ़ाया था कि इसका मतलब D0 है तो क्या करते हैं, क्या होता है D0। तो D अगर पॉजिटिव है तो हमारी सीरीज बढ़ती है, कल मैंने बताया था। D नेगेटिव है तो सीरीज आपकी कम होगी, क्योंकि टर्म घटती चली जाएंगी। लेकिन D अगर 0 है तो आपकी सीरीज ना बढ़ेगी ना कम होगी, जो टर्म्स हैं वो सारी सेम रहेंगी। तो -2 है तो पहली टर्म भी -2 होगी, दूसरी टर्म भी -2 होगी, तीसरी टर्म भी -2 होगी, चौथी टर्म भी -2 होगी, एंड सारी टर्म ही -2 होंगी, क्योंकि D0 है, सीरीज बढ़ी नहीं रही। ठीक है, फिर आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। फर्स्ट टर्म 4 है और फिर D - 3 है, तो 3 से घटाते चले जाओ। पहली टर्म 4 होगी, दूसरी टर्म 1 होगी, फिर 1 में से -3 घटाओगे तो -2 होगी, फिर -2 में से -3 घटाओगे तो -5 आ जाएगी। तो ऐसा हमने माइंड में कर लिया। चलो अब इसको लिखते हैं। तो A 4 है और D -3 है, तो पहले तो लिखा दें फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म तो हमारी खुद यही हो गई। ठीक, उसके बाद सेकंड टर्म, तो सेकंड टर्म बच्चे बताएंगे सेकंड टर्म क्या होती है? A + D, तो 4 - 3, तो ये होगी 1। देखो टर्म कम हो गई ना, सेकंड से कम हो गई। चलो थर्ड टर्म, बच्चे लोग बताओ। A + 2D, तो A तो दे रखा है हमें 4 + 2 × -3, तो 2 × -3 -6, तो ये हो गया -2 के बराबर। फिर आएगी फोर्थ टर्म,
तो प्लस माइनस कर लेना, ये मत सोचना कि अब प्लस माइनस ही मैं बताऊंगा, ठीक है। प्लस माइनस तो अब आपको आना चाहिए, मैं क्लास 10 की मैथ पढ़ा रहा हूँ कि सेकंड क्लास की मैथ पढ़ा रहा हूँ। यहाँ 6 बड़ा था माइनस का, इसलिए आंसर भी माइनस में आएगा। तो ये 4 टर्म लिखोगे तो a प्लस 3d, तो a हो गया 4, d हो गया -3, तो 4 - 9, तो ये आ गया -5। तो इस तरीके से आप अपनी टर्म लिखते हो। अभी ये जो चीज़ है ये तो हमारी पहली माइंड में आ गई थी ना, ये तो हम बस लिख रहे हैं। मान लो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता तो इतना टाइम वेस्ट करते, देख के ही ऑप्शन टिक मारते। क्यों? क्योंकि यार 4 में से 3 घटाओ 1 आ जाएगा, 1 में से 3 घटाओ ये आ जाएगा, इसमें से 3 घटाओ ये आ जाएगा, बस इसमें क्या दिक्कत है, ठीक। उसके बाद फोर्थ टर्म ट्राई करो, चलो होमवर्क में दे रहा हूँ मैं आपको, और इतनी बड़ी चीज़ नहीं, वीडियो को पॉज कर ले, अभी ट्राई कर लो, ठीक है। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में करो और फिर आंसर मैच करना है एनसीईआरटी से। क्या करते हो तुम लोग, मैं बता रहा हूँ, लिखोगे, थोड़ा सा लिखोगे, एक ही टर्म निकालोगे, आंसर मैच करो, अरे आंसर तो यार हाँ यही तो आना चाहिए, ये तो मैंने गलती कर दी, छोटी सी मिस्टेक हो गई। तो आंसर को कैसे देखना है, पहले अपना पूरा सॉल्यूशन कर लेना है, फिर आंसर जाके मैच करना है, फिर एनालाइज करना है आपने गलती कहाँ की। अपने आंसर को मैनिपुलेट नहीं करना है पीछे से देख के, फर्स्ट यू एनालाइज कि ताकि आगे गलती ना हो, भाई सेम चीज़ रिपीट ना हो। तुम्हारी मिस्टेक्स क्यों रिपीट होती हैं? क्योंकि तुम लोग पुरानी मिस्टेक से सीखते नहीं हो, ठीक है। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करो बिना एनसीईआरटी देखे, देखना कि तुम्हारा आंसर पहली बार में सही आ रहा है कि गलत आ रहा है। चलो उसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं। फॉर द फॉलोइंग यूपी राइट द फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस। बहुत सिंपल है, फर्स्ट टर्म क्या होती है, वो जो पहली बार में लिखी है, तो फर्स्ट टर्म तो 3 हो गई, इसकी जो पहले लिखी वही फर्स्ट टर्म। डी कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो सेकंड टर्म है 1, फर्स्ट टर्म है 3, तो कॉमन डिफरेंस आ गया -2। -2 का मतलब है टर्म कम हो रही है धीरे धीरे, ठीक। सेकंड पार्ट करते हैं, तो पहली टर्म तो -5 ही हो गई, और डी फिर से सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो -1 -5। इस तरीके से ब्रैकेट में लिखना है, गलती मत कर देना, मैं बता रहा हूँ सुपरमैन बनना, ठीक है। सुपरमैन स्पाइडरमैन तुम लोग नहीं हो, अभी आप सीख रहे हो, सीखो, जल्दबाजी मत करो, डू नॉट रश द प्रोसेस। बच्चे क्या करते हैं, पहली बात तो मन में ही कर लेते हैं, क्योंकि डी निकालनी इतनी बड़ी चीज़ तो है नहीं। सर दूसरी टर्म में से पहली टर्म घटानी, तो 1 में से 5 घटाएंगे 4, कोई बताएगा -4, कोई बता देगा 6, सर माइनस माइनस तो प्लस होता है, सर माइनस का 5 और माइनस का 1 है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 5 और 1 6। इतने तुम लोग 30 मार्क का बनते हो, इस तरीके से लिख नहीं सकते हो बस। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो ये रही हमारी सेकंड टर्म और ये रही हमारी फर्स्ट टर्म, और बीच में एक और माइनस है क्योंकि वो फॉर्मूले में है ना, A2 - A1। अगर मैं फॉर्मूला लिखूं, 1 मिनट किसी का फोन आ रहा है, ठीक है। अगर मैं फॉर्मूला लिखूं A2 - A1, A2 की जगह डालना है हमें क्या डालना है, A2 की जगह -1, और A1 की जगह क्या डालना है, -5, तो वही तो मैंने लिखा है, तो -1 तो ऐसे ही हो गया। अब माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। अब ये बच्चा 5 - 1, तो क्या आ रहा है 4, डी पॉजिटिव आ रहा है, और देखने में क्या लग रहा है, डी नेगेटिव, ठीक है। तो डी हमारा पॉजिटिव ही आएगा, खुद कॉमन सेंस लगाओ, टर्म्स बढ़ रही हैं, देखो पहले टर्म्स नेगेटिव थी, फिर बाद में टर्म्स पॉजिटिव हो गई, इसका मतलब बढ़ रहा होगा ना, कोई चीज़ ऐड हो रही होगी ना, तो इसका मतलब डी हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन ए तो आप बता ही दोगे, इतने तो होशियार हो ही गए हो कि ए बता दो। ए से आपको देखना है पहली टर्म कौन सी, दैट विल बी ए, द फर्स्ट टर्म विल ए, एंड डी विल बी द सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सो आई मस्ट से 5/3 - 1/3, तो एलसीएम वाला सब्ट्रैक्ट है, कर लेना 4/3, ठीक है। फोर्थ यार कर लो ना, कर लो, a = 0.6 दिया है, और d निकालोगे तो वही यार बार बार वही चीज़ है, 1.7 - 0.6, तो ये आ जाएगा 1.1, ठीक है। तो इस तरीके करना है, a एंड d का कॉन्सेप्ट अब आपको समझ में आ चुका होगा, तो ये है a और d, ठीक। तो मेरे साथ करते हुए चलो, जो भी डाउट्स हैं वो भी क्लियर होते हुए चलेंगे, क्योंकि क्या क्या आप गलती कर सकते हैं मैं वो भी बताता जाऊँगा, एंड उसके बाद भी आपको कोई चीज़ क्लियर नहीं हो रही है, घर पे तो बैठे हुई हो, वीडियो को दोबारा रिपीट कर लो, दोबारा सुन लो, पॉज करके एक बार खुद से ट्राई करो, खुद से। क्या होता है ना, मैंने बहुत बार देखा है बच्चे बोलते सर मेरे पे हो ही नहीं रहा है, मेरे पे सर हो ही नहीं रहा, समझ में नहीं आ रहा,
एंड व्हेन यू ट्राई, जब आप पेन चलाते हो ना तब आपको 50 चीज़ें और पता चलती हैं। अच्छा मैं तो इसको ऐसे भी कर सकता हूँ, इसको ये भी हो सकता है, अच्छा वो भी हो सकता है, अच्छा ये गलती है, अच्छा वो गलती है, अच्छा मैंने उस टाइम पे ये नहीं करा था। और जब आप सोचने लग जाते हो ना बहुत सारी चीज़ें माइंड में, तो आपको बड़ी कन्फ्यूजन लगती है, फिर आपको लगता है कि चीज़ कितनी हार्ड है। तो जस्ट ट्राई इट बाय योरसेल्फ, ट्राई करो, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर AP एंड इफ दे फॉर्म AP फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट द राइट 3 मोर टर्म्स। तो इस क्वेश्चन में है कि पहले आपको बताना है कि ये AP है कि नहीं है। अगर AP है तो उसका कॉमन डिफरेंस बताओ और आगे की 3 टर्म और लिख दो, ठीक है। तो AP है कि नहीं है वो तो हम चेक कैसे करेंगे, D निकाल के, सबका D निकाल लो, D सब में सेम आना चाहिए। जैसे फर्स्ट है तो फर्स्ट में जब आप A2 माइनस A1 करोगे तो 4 माइनस 2 ये 2 आ गया, और जब आप A3 माइनस A2 करोगे तो 8 माइनस 4 ये देखो 4 आ गया। तो दिस इज नॉट एन AP, दिस इज नॉट एन AP। तो यहीं ख़त्म हो गया किस्सा इसका, तो ठीक है, इसका किस्सा यहीं ख़त्म हो गया। सेकेंड पार्ट में देखो, अगर आप A2 माइनस A1 करते हो तो 5/2 माइनस 2, तो LCM लोगे तो आ जाएगा 1/2। इसी तरीके से अगर मैं A3 माइनस A2 करूँगा तो 3 माइनस 5/2, तो ये भी आ जाएगा 1/2। एक बार कंफर्म कर लेते हैं और एक चेक कर लेते हैं, हम A4 माइनस A3, ठीक है, इतनी जल्दबाजी नहीं करते। तो 7/2 माइनस 3, तो ये भी आ जाएगा 1/2। मतलब हमारा ये AP है, दिस इज एन AP, दिस इज एन AP। अब AP है तो कॉमन डिफरेंस क्या, कॉमन डिफरेंस ये 1/2 ही होगा जो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो D हमारा क्या हो गया, 1/2 हो गया। अब आगे की टर्म कैसे निकालोगे, अरे ये तो कट गया, 1 मिनट रुको। अब आगे की टर्म कैसे निकालोगे, अरे 1/2 ऐड कर लो, 1/2 ऐड कर लो, आगे की टर्म आ जाएगी। अब जैसे तुम्हें इसमें 4 टर्म तो दे रखी है, 1 2 3 4 4 टर्म तो दे रखी है, तुम्हें 5th टर्म निकालनी है, 5th टर्म। तो 5th टर्म का हम A5 लिखेंगे। अब 5th टर्म निकालनी है तो जो हमारी 7/2 है, आखिरी टर्म 7/2 है ना, इसमें D ऐड कर लो। तो 7/2 प्लस 1/2 तो कितना आ जाएगा, 8/2, तो ये आ जाएगा 4। ऐसे तुम्हें 6th टर्म निकालनी है इसके आगे वाली, तो 4 में 1/2 ऐड कर लो। तो 4 में 1/2 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 9/2। फिर तुम्हें आगे की टर्म निकालनी 7वीं टर्म, तो फिर 1/2 ऐड कर लो। तो फिर 1/2 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 10/2 और ये हो जाएगा 5। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। तो पहले तो बताना है आपको AP है कि नहीं, तो AP है उसके लिए आप चेक कर लो, D निकाल लो, अगर सब में D सेम आ रहा है तो AP है। उसके बाद वही कॉमन डिफरेंस हो जाएगा एंड उसी को आप ऐड करते चलो, आपकी आगे की टर्म्स आती चली जाएंगी, ठीक है। चलो उसके बाद मैं करता हूँ आपको आपके लिए 4th क्वेश्चन, जिसमें -10 दिया, -6 दिया, -2 दिया, ठीक है। देखो तो 4th क्वेश्चन में हमारा क्या दिया है, -10 दिया है, -6 दिया है, -2 दिया है और ये प्लस का 2 दिया है, डॉट 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 डॉट। अब अगर आप देख के जज करोगे ना, आप पेन नहीं चलाओगे, तो सबसे जो होशियार बच्चे हैं क्लास के वो यही बोलेंगे कि सर ये AP नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, ये AP नहीं, यही बोलेंगे वो, जो सबसे ज़्यादा होशियार बच्चे। और जो थोड़ा बेवकूफ़ बच्चा है क्लास का वो एक बार कर भी लेगा, क्योंकि जो बेवकूफ़ बच्चा होता है वो पेन चलाते हैं, वो करने की कोशिश करते हैं, वो सीखना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें नहीं आता एंड उनके अंदर अर्ज होती है सीखने की, तो पेन चलाते हैं। मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, आप ये बोलोगे दिस इज नॉट एन AP। चलो अब D निकालते हैं। तो D कैसे निकालोगे, -6 माइनस -10, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 10 - 6 ये बच्चा 4। फिर D निकालो, -2 माइनस -6, तो ये हो जाएगा 6 - 2, ये हो गया 4। फिर D निकालो, 2 माइनस -2, तो माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 4। तो ये AP है और इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, इसका कॉमन डिफरेंस है 4। अब आगे की टर्म कैसे निकालोगे, 4 टर्म तो दे रखी है, अगर 5वीं टर्म निकालनी है तो 2 में 4 ऐड कर दो, क्योंकि कॉमन डिफरेंस 4 है, तो आ गया 6। फिर 6वीं टर्म कैसे निकालोगे, फिर 6 में 2 ऐड कर दो, तो आ गया 8। फिर 7वीं टर्म कैसे निकालोगे, फिर 8 में 2 ऐड कर दो, 2 क्यों ऐड कर रहे हैं, कॉमन डिफरेंस तो 4 है ना, तो ये 6 + 4 ये हो गया 12 और ये हो गया हमारा, अच्छा फिर हम 12 में ऐड करेंगे, क्या हो गया,
ठीक है। फिर हम 12 में 4 ऐड करेंगे, मतलब जो भी हमारा डी है वो ऐड करते हुए चलना है। तो ये आ गया 6, 12, 16, ठीक है। 6, 12, 6 + 4 तो 10 होता है ना। अरे यार ये क्या हो गया मेरे को, 6 + 4 तो 10 होता है ना बेटा। देखो बच्चे भी होशियार होगा अब तो। 10 और 10 + 4 ये हो गया 14, ठीक है। तो आगे की टर्म हो गई 6, 10 और 14, ठीक है। 6, 10 और 14, ठीक है। अब इनमें से कोई क्वेश्चन कर लेते हैं। बाकी क्वेश्चन स्किप नहीं करने हैं, स्किप नहीं करने, ट्राई करने हैं, प्रैक्टिस करने हैं उनको, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब अगर मैं एक 11th क्वेश्चन की बात करूँ तो इसमें हमारा, अगर आप a2 - a1 निकालोगे तो आ जाएगा a² माइनस, अच्छा देखने में और ये लग रहा है AP है। वही बात हो गई, क्लास के सबसे होशियार बच्चे फिर से बोलेंगे ये AP है, क्योंकि a है, फिर a² है, फिर ये a³ है, फिर ये a4 है। बेटा वो मल्टीप्लाई हो रही है a से, और AP में हम मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। चलो मैं आपको दिखाता हूँ AP क्यों नहीं है। a3 - a2 करोगे तो a³ - a², ठीक है। a³ - a², चलो यहाँ से a कॉमन ले लोगे तो a - 1 बचेगा, और यहाँ से a² कॉमन ले लोगे तो फिर a - 1 बचेगा। क्या ये दोनों सेम आ रहे हैं? क्या ये सेम आ रहे हैं? तो ये सेम नहीं आ रहे हैं। सो दिस इज नॉट एन AP, दिस इज नॉट एन AP। तो ये भी हमारी AP नहीं है। तो जो देखने में लगता है वो होता नहीं, जो होता है वो देखने में नहीं लगता, मतलब कहने में मतलब पेन चलाना है, ठीक है। मैं एक चीज़ बार बार इसलिए बोल रहा हूँ। तो अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 12, एंड दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। जो बहुत होशियार बच्चे होते हैं क्लास के वो बोलते हैं सर ये AP नहीं है, क्योंकि पहले आ रहा है 2, फिर आ रहा है 8, तो सर इन दोनों में तो 6 का डिफरेंस है, पर 8 और 18 में सर 10 का डिफरेंस है, और 18 और 32 में तो सर बहुत बड़ा डिफरेंस है, तो सर ये AP तो हो ही नहीं सकती। क्या बात कर रहे हो सर, क्यों टाइम वेस्ट करना है, इस पर तो AP नहीं, खटाक से आंसर लिख दो। लेकिन जो क्लास के बेवकूफ़ बच्चे हैं ना, ये तो खैर वो भी नहीं कर पाएंगे, कर लेंगे बहुत सारे, पता नहीं मेरे को। आप ट्राई करो, वीडियो पॉज करो, इसको ट्राई करो, कर दिया तो लिखो यस दिस इज एन AP और दिस इज नॉट एन AP, कमेंट करो, बताओ मुझे, ठीक है। ओके, ट्राई कर लो एक बार वीडियो पॉज करके, ठीक है। अब हम क्या करते हैं ना, रूट के अंदर हम जो नंबर्स लिखे हैं उनको प्राइम फैक्टर कर लेते हैं, और ये करना ही होता है। रूट के अंदर कोई भी चीज़ अगर लिखी है, इसका पेयर बनना है, तो हम उसको बाहर निकाल लेते हैं, राइट। यही करते हैं ना, नहीं करते हैं तो देखो अब करेंगे। तो अगर रूट के अंदर 2 लिखा है तो ये तो 2 ही लिखा रहेगा, लेकिन 8 लिखा है तो 8 को मैं 2 × 2 लिख सकता हूँ ना, फैक्टर कर लो, फैक्टर कर लो ना, SCF LCM निकाल के, कुछ भी निकाल के फैक्टर कर लो। 18 को क्या ले सकता हूँ मैं, 3 × 3 × 2, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, और 32 को मैं क्या ले सकता हूँ, 4 × 4 × 2, ठीक है। मैंने फैक्टर कर लिया। अब देखो ये पेयर बनना है, तो जो पेयर बनना होता है वो बाहर आ जाता है, जो बच्चा है वो अंदर रह जाता है। जो पेयर बनता है वो बाहर आ जाता है, तो जिस चीज़ का पेयर बनता है ना वो एक नंबर बाहर आ जाता है, उसकी जगह दोनों नंबर बाहर नहीं आएंगे, एक ही नंबर बाहर आएगा, और जो बचा हुआ है वो अंदर रह जाएगा। ऐसे ही 3 का पेयर बनना है तो 3 बाहर आ जाएगा, 2 अंदर रह जाएगा। ऐसे ही 4 का पेयर बनना है तो 4 बाहर आ जाएगा और 2 अंदर रह जाएगा। अब देखो ये सीरीज हमारी क्या लिखी है, तो पहला जो टर्म आ रहा है वो √2, फिर आ रहा है 2√2, फिर आ रहा है 3√2, फिर आ रहा है 4√2। अब बोलोगे हाँ हाँ सर 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 ये तो AP है ना। चलो D निकालो, तो 2√2 - √2, तो ये तो बच्चा √2, 2 √2 में से 1 √2 घटा दो तो √2। ऐसे फिर D निकालो, 3√2 - 2√2, तो 3 में से 2√2 हटाएंगे तो एक ही √2 बचेगा। ऐसे D फिर से निकालो, 4√2 - 3√2, तो फिर एक ही √2 बचेगा। तो ये AP है, क्योंकि इसका जो D है वो कांस्टेंट है, कॉमन डिफरेंस है वो सेम है। अब आगे की टर्म कैसे निकालोगे, 5वीं टर्म कैसे निकालोगे, तो 5वीं टर्म निकालने के लिए चौथी टर्म में √2 ऐड कर दो, क्योंकि D तो √2 है, तो 4√2 + √2 तो आ जाएगा 5√2। ऐसी 6 टर्म कैसे निकालोगे, 5√2 में फिर √2 ऐड कर दो तो आ जाएगा 6√2। ऐसे 7th टर्म जो हमारी आ जाएगी वो आ जाएगी 7√2।
तो रूट टू से बढ़ती चली जा रही हैं हमारी टर्म्स, रूट टू से हमारी टर्म्स जो हैं वो इंक्रीज हो रही हैं, तो ये हमारी क्या है, एपी है। समझ गए किस तरीके से हम क्वेश्चंस करते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आपने अच्छे से कर ली हैं, इस पूरी वीडियो को आपने देख लिया और अच्छे से हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, कॉन्सेप्ट समझ लिया है, तो इसके बाद तो फिर हमें मज़ा ही आने वाला है, मज़ा ही आने वाला है, मैं रियल बता रहा हूँ, बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, चलो लगे रहो इसी तरीके से, बाकी सब्जेक्ट्स पे भी ध्यान दो। मैथ को भी दिन में 1-2 घंटे निकाल के पढ़ाई कर लो। पढ़ने का तरीका बहुत सिंपल है। आपने देखो, जो टीचर होता है जस्ट गाइडेंस के लिए आता है, आपने मेरी वीडियो देख के गाइडेंस ले ली कि आपको कैसे पढ़ना चाहिए, आपने पढ़ लिया, आपने बेसिक समझ लिया। अब बुक उठाओ, खुद से क्वेश्चन ट्राई करो, कोई और बुक होगी तो उससे क्वेश्चन ट्राई करो। तो पहले कॉन्सेप्ट फिर क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट फिर क्वेश्चन, ठीक है। जैसे बेसिक, उसके बाद आता है ना, पबजी में भी लेवल होते हैं, पहले 1 फिर 2 होते होंगे, मुझे आइडिया नहीं है, बट डायरेक्ट तो आप नहीं पहुंच जाते होगे आगे लेवल पे, आई नो दिस। ठीक है, तो ऐसे ही हर एक चीज़ में होता है। आप को पहले बेसिक्स करने होते हैं। बेसिक्स एनसीईआरटी बहुत अच्छी है, बेसिक्स के लिए एनसीईआरटी करो। ये टॉपिक एनसीईआरटी कवर हो गया, इसके क्वेश्चंस अब आप कर सकते हो किसी भी बुक से जो भी आपके पास हो। फिर पूरा चैप्टर खत्म जब हो जाएगा तब आप सीबीएसई के प्रीवियस ईयर कर लेना। दिस इज अ वे ऑफ लर्निंग। ठीक है, चलो चलते हैं, बाय बाय।